नमस्कार। स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इतिहास की कक्षा में आज हमारा अगला क्रम मगध का उत्कर्ष। इसमें मैंने हर्यंक वंशीय शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के विषय में पहले ही पढ़ा दिया है और आज है उदयन या उदयभद्र, जिसका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। मित्रों, हमारे चैनल पर यदि आप सभी नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके उदयन या उदयभद्र 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसी कारण इसे भी पितृहंता शासक के नाम से जाना जाता है। लेकिन चूँकि साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयन जो है जैन धर्मावलंबी था और जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावती मिलता है और जैन ग्रंथ उसे पितृहंता नहीं कहते हैं, जबकि बौद्ध ग्रंथ उसे पितृहंता कहते हैं और जैन ग्रंथ उसे पितृभक्त कहते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में लिखा हुआ है कि वह पितृभक्त था और अपने पिता अजातशत्रु के शासन काल में वह चंपा का उपराजा था। एक पुत्र में पिता के ही गुण आते हैं जहाँ तक देखा जाता है, तो यह भी पिता की तरह वीर और विस्तारवादी नीति का समर्थक था और जो है इसने पिता की तरह ही गद्दी की महत्वाकांक्षा से लिप्त होकर अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी को प्राप्त किया था। अगला है, सिंहासन पर बैठने के बाद उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा मगध की जो राजधानी पहले राजगृह हुआ करती थी उसे राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाया। तो मित्रों, कभी कभी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो है उदयन ने की थी और उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करके पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया था, जो कि पहले राजगृह हुआ करती थी। राजगृह से हटाकर उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। मैंने पहले बताया कि जो है उदयन जैन मतावलंबी था, तो आवश्यक सूत्र से पता चलता है कि उसने अपनी राजधानी यानी पाटलिपुत्र में एक चैत्यगृह का निर्माण कराया था, जो कि उसके जैन धर्मावलंबी होने का सूचक है। और इसके शासनकाल की बहुत अधिक घटनाएं तो नहीं मिलती हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगी। राजगृह में जब इसने राजधानी बनाया तो इसके परिणाम स्वरूप जो अजातशत्रु के विजयों से मगध की उत्तरी सीमा हिमालय की तलहटी पर पहुंच गई थी, तो जब पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी बनाई तो वह क्या किया कि जो है यहाँ से वो वज्जियों के ऊपर भी नज़र रख सकता था, क्योंकि वज्ज संघ जो है बिंबिसार के समय से ही वज्ज संघ थोड़ा खुरापाती जाति के रूप में जाने जाते थे, जिसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके, हालांकि बिंबिसार ने इनके साथ मैत्री संबंध तो स्थापित कर लिया था, लेकिन सिर्फ मैत्री संबंध था और जो है उनके ऊपर इनका अधिकार नहीं था, मित्रता इनकी थी। और बिंबिसार के समय में ही एक चीज़ आपको और भी देखने को मिलता है कि अवंती का राज्य मगध का प्रतिद्वंदी था। हालांकि बिंबिसार ने अवंती नरेश से भी मैत्री संबंध स्थापित किया था, किंतु जो है वह हमेशा से जो है उनका प्रतिद्वंदी रहा और ऐसा प्रतीत होता है कि उदयन के समय में भी मगध और अवंती के बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन यह युद्ध निर्णायक नहीं हो पाया था।
और इसके बाद जो है, चूँकि उदयन जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसने बहुत सारे युद्ध तो नहीं लड़े, लेकिन हाँ, इसके शासनकाल की प्रमुख घटना के रूप में आप देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना, जिसे इसने अपनी राजधानी बनाया था, और अपनी राजधानी में इसने एक चैत्यगृह का निर्माण कराया था। इसके बाद अवंती नरेश पालक ने 444 ईसा पूर्व में धोखे से इसकी हत्या कर दी। इसके बाद उदयन का जो शासनकाल है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं उदयन के उत्तराधिकारी, जिसके बारे में बहुत सूचना तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, ये बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इन तीनों को पितृहंता कहा गया है, जिन्होंने बारी बारी से राज्य किया। अंतिम राजा जो इस समय हर्यंक वंशी था वह नागदशक था। पुराणों में उसे दर्शक कहा गया। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल और विलासी थे, अतः शासन तंत्र जो है, इनके शासनकाल में जो मगध का शासन तंत्र था वह शिथिल पड़ गया और चारों ओर षड्यंत्र और हत्याएं होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप जो मगध की जनता थी उनमें असंतोष फैल गया और इनके शासनकाल का विरोध होने लगा और अच्छी तरह से पूरी जनता इनके जब विपक्ष में हो गई तो चारों तरफ विरोध की आवाज़ें उठने लगीं। तो उसी बीच जनता ने पितृहंताओं को शासन से उतारने का निर्णय कर लिया और उस समय मगध का जो मंत्री था, अमात्य था, शिशुनाग को जनता ने वहाँ का राजा नियुक्त किया और शिशुनाग के राज्यारोहण से मगध में जिस नवीन वंश का उदय हुआ उसे शैशुनाग वंश कहते हैं। इस तरह से आप सभी जानते हैं कि उदयन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक राज किया। चूँकि हर्यंक वंशी शासक जो प्रारंभ में आपको दिखाई देते हैं, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ये 3 प्रमुख शासक है और इन्हीं से ज़्यादातर प्रश्न बनता है। क्योंकि अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक के विषय में बहुत कभी नहीं पूछा गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो इनके शासनकाल के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये ज़रूर पूछता है कि उदयभद्र के बाद या उदयन के बाद मगध में किस वंश का शासन प्रारंभ होता है, तो वह शासन जो है शैशुनाग वंश का प्रारंभ होता है और शैशुनाग वंश का समय 412 से 344 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। और यहीं से 412 ईसा पूर्व से ही हर्यंक वंश का मगध से पूरी तरह से सत्ता समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप सभी को मैं 2-4 क्वेश्चन दूंगी जो कि उदयन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो कृपया आप लोग उसे देखें और कंठस्थ करें, या आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आप सभी को बोर्ड पे कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे, तो इन प्रश्नों को आप सभी नोट कर लीजिए। इसमें उदयन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है कि अजातशत्रु के बाद मगध का शासक कौन बना, जिसका उत्तर है उदयन। दूसरा क्वेश्चन है कि उदयन का शासनकाल कब से कब तक है, तो इसका उत्तर है 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर है उदयन ने। चौथा क्वेश्चन है कि उदयन किस धर्म का पोषक था, तो उदयन जैन धर्म का पोषक था। तो आप सभी इन प्रश्नों को नोट कर लें और ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने वीडियो में जहाँ तक हो सकता है मैंने कोशिश की है कि मैं छोटी छोटी बिंदुओं से आपको अवगत कराऊं और
चूँकि लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चन इसलिए डालती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के में अक्सर इस महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, और इन क्वेश्चंस को अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो यह आपके लिए उपयोगी ही सिद्ध होगा। और आप सभी इन क्वेश्चंस को नोट करें, इसको पढ़ें और एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। कुछ टॉपिक जो आपके छूट गए हो मैंने अपने प्लेलिस्ट में उसे ऐड किया है, आप सभी उसे देखें और हमारे साथ बने रहें। आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको इससे अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सके, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो मैं ऐसे ही आप सभी को छोटे छोटे वीडियो बना के देती रहूँगी, जो कि आप सभी के लिए आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम में भी आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।